हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, जनरल स्टडीज पार्ट 2 यानी कि सामान्य अध्ययन पार्ट 2 जो होता है, जिसमें बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न ठीक उसी पैटर्न पर आधारित है जिस प्रकार से इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। उसी पैटर्न पर आधारित ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कल हमने पहला सेशन कवर किया हुआ था इसका, और आज हमारा यह दूसरा सेशन है। जिन्होंने भी पहला सेशन नहीं देखा है, जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेशन 1 में भी हमने कवर किया हुआ है। तो ये हमारा नया सीरीज़ है बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जीके जीएस आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का यह सीरीज़ है। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए फ्रेंड्स देखिए, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो होता है सामान्य अध्ययन का, उसमें बिहार स्पेशल, जीएस जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हुआ था मार्च महीने में 2024 में, जो रद्द हो गया था, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक उसी पैटर्न और उसी लेवल पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9th 10th के लिए भी और 11 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 जीएस जीके बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ठीक है ना। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि किन्होंने 1897 में विशेष प्लेग समिति के अध्यक्ष WC रैंड की हत्या कर दी। आंसर देखिए, सबको कमेंट करना है, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा। अब देखिए, इसी तरह का प्रश्न जो है इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ था 2024 में, जो रद्द हो गया था, उसमें पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या है कि किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यरस्ट की हत्या कर दिया था। तो देखिए, लेफ्टिनेंट यरस्ट की हत्या किया था चापेकर बंधुओं ने। किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था, ठीक है ना। चापेकर बंधुओं ने किया था, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर दिया गया है। चापेकर बंधु में दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर, ये तीनों भाई थे। इन तीनों लोगों को याद रखना है, और इन तीनों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया था। नाम मैंने बताया है, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला प्रश्न जो है इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किन्होंने 1897 में विशेष प्लेग समिति के अध्यक्ष WC रैंड की हत्या कर दिया था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, प्लेग के समय हुआ था क्या कि प्लेग के समय जो अंग्रेज़ थे ये काफ़ी ज़्यादती करते थे, और इसी ज़्यादती से प्रभावित होकर के चापेकर बंधुओं ने जो है आपका दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने विशेष प्लेग समिति के अध्यक्ष और भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी WC रैंड की हत्या कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके चापेकर बंधु थे, पुणे में प्लेग महामारी को नियंत्रित करने के नाम पर रैंड के तहत ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किए गए अत्याचारों के ये खिलाफ थे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका, ये दो प्रश्न हो गए। देखिए इसी पैटर्न पर आधारित हमने आज की इस प्रश्न को रखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा, रैंड और यरस्ट दोनों की हत्या किसने किया था? तो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने किया था। अब यहाँ से कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। देखिए 30 अप्रैल 1908 की घटना है, ठीक है ना। 30 अप्रैल, यहाँ मैं लिखता हूँ 30 अप्रैल 1908 की ये घटना है, आपको याद भी होगा, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है ना। देखिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे इसमें।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, लेकिन गलती से बम जाकर केनेडी की गाड़ी पर गिर गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दिया गया था। तो ये दोनों आप डेट याद रखिएगा। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दिया गया था। अच्छा, अब आता है नाम मदन लाल ढींगरा का। देखिए, मदन लाल ढींगरा जो थे, इन्होंने 1 जुलाई 1909 को, याद रख सकते हैं, 1 जुलाई 1909 या केवल 1909 से भी काम चल सकता है। 1 जुलाई 1909 को विलियम कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दिया था। ठीक है ना, विलियम कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या किया था मदन लाल ढींगरा ने। और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। ये हो गई। अब आइए देखिए, 21 दिसंबर 1909 की घटना है ये, 21 दिसंबर 1909 की। ठीक है ना, अनंत कन्हारे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अनंत कान्हरे ने, याद रखिएगा, अनंत कान्हरे ने, ठीक है, इन्होंने जैक्सन की गोली मार दिया था। इन्होंने जैक्सन को गोली मारा था। किसको गोली मारा था? इन्होंने जैक्सन को गोली मारा था। जैक्सन को गोली किसने मारा था? अनंत कान्हरे ने। ठीक है। अच्छा, उधम सिंह ने, याद होगा, उधम सिंह जो है, उधम सिंह, ठीक है ना, उधम सिंह आपको काफ़ी याद होगा और बीपीएससी ये प्रश्न पूछ भी चुका है। उधम सिंह ने 1940 में, उधम सिंह ने 1940 में जो है माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था। माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था। किसने? उधम सिंह ने। तो फ्रेंड्स, ये सारा पॉइंट जितना भी मैंने आपको बताया है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है बीपीएससी इस तरह के प्रश्न इस बार पूछ ले, ठीक है ना। तो ये मैंने उसी पैटर्न पर प्रश्न रखा हुआ था जिस पैटर्न पर इस बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का आंसर होगा आपका दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना थी ये कब हुई थी? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है और इस बार बीपीएससी ने पूछा था कि ये किस दिन हुआ था। तो फ्रेंड्स ये वैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है ना, ये वैसाखी के दिन हुआ था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं और डेट भी आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, ठीक है। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ये जो आपका सरकार था उसने गठन किया हुआ था 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है ना। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों का नाम आपको याद रखना है, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 नाम आपको याद रखना है। इसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे, ठीक है। सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा भी हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था, कांग्रेस ने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया था और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह आयोग नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। और इसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी अन्य सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी सदस्य थे, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, और गांधी जी भी सदस्य थे, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वो जो मैंने 3 भारतीयों का नाम बताया था जो हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, तो ये 3 भारतीयों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक बार मैं और बता देता हूँ। चलिए, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने जगलाल चौधरी के अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा टीचर एग्जाम में। देखिए प्रश्न क्या था कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह के अगुवाई में,
सियाराम सिंह की अगुवाई में। और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जगलाल चौधरी की अगुवाई में, ठीक है ना। और बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया हुआ था। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार में जो है आपके भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया गया था। कहाँ पर? भागलपुर में। किसके नेतृत्व में? तो सियाराम सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में। और सुल्तानपुर में जो है जगलाल चौधरी के नेतृत्व में किया गया था। सुल्तानपुर में जो है जगलाल चौधरी के नेतृत्व में किया गया था। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। देखिए ठीक मैंने वही पैटर्न रखा हुआ है जो बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा याद रखेंगे एक और पॉइंट कि 1942 में, देखिए 1942 में जो था सारण को, किसको? सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि 1942 में किसको अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अच्छा कल मैंने आपको बताया था पटना सचिवालय वाला जो गोलीकांड था 11 अगस्त 1942 की सचिवालय गोलीकांड, ठीक है ना, 11 अगस्त 1942 की, 11 अगस्त 1942 की। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों हो गए हैं प्रश्न। हाँ अब देखिए कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? चलिए बताएंगे। अच्छा ये प्रश्न देखिए कुंवर सिंह से संबंधित बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपका बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर से ये संबंधित थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कथन उनका है, ठीक है ना। इनकी मृत्यु पूछा गया था वीर कुंवर सिंह की कि मृत्यु कब हुई थी, इस बार पूछा गया था। तो 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, 1858 में। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बखूबी आप लोगों ने सही सही बताया है। इनका जन्म हुआ था 1777 में, ठीक है ना, 1777 में। अब ये देखिए प्रश्न पूछा गया था टीआरई में, ठीक है ना, कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो देखिए कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था विलियम टेलर था, उसके बाद मेजर डनवर था, मेजर आयर था, कैप्टन लीग्रांड था। इन सब के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर पहले आप याद रखेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने आपका मेजर डनवर, मेजर आयर, कैप्टन लीग्रांड इनसे युद्ध किया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो देखिए कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर जब लौट रहे थे, ये घटना 23 अप्रैल 1858 की है। कुंवर सिंह को कैप्टन लीग्रांड की नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से पराजय का सामना करना पड़ा था और इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर लीग्रांड राइट आंसर हो जाएगा, लीग्रांड, ठीक है ना, लीग्रांड याद रखेंगे। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला प्रश्न मैंने आपको करा ही दिया। और आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 1992 से लेकर के अब तक बीपीएससी जो टीआरई 3.0 हुआ था, जो रद्द हो गया था, वहां तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। ज्योग्राफी कराया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस कराया हुआ है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने कवर करा दिया है। बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी भी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए हमने कवर करा दिया है। तो सभी वीडियोस को देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 22 मई को किस रूप में मनाते हैं। अच्छा 22 अप्रैल के दिन पूछा गया था, बीपीएससी में टीआरई में पूछा गया था कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में, ठीक है ना। 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस, ठीक है ना। और 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है बताइए? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बार इसका थीम भी आप याद रख सकते हैं, इसका थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस मैंने आपको बता दिया 22 अप्रैल के दिन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 सितंबर के दिन, 16 सितंबर के दिन, 16 सितंबर के दिन। तो ये सब आप याद रखिएगा, ऑलरेडी इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है,
ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये सेशन कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक चलने वाला है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान उत्तर और दक्षिणी गलियारे से जुड़े हुए हैं। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है टीचर एग्जाम में कि आपका पूर्व पश्चिमी गलियारे से, पूर्व पश्चिमी गलियारे से कौन जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको पूर्व पश्चिम गलियारे बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो ये प्रश्न टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है आपका असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर, ठीक है ना, ये पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। और प्रश्न में पूछा गया उत्तर दक्षिणी गलियारे से जुड़े हुए हैं। बताइए उत्तर दक्षिणी गलियारे से जुड़े हुए हैं। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी से, ठीक है ना, श्रीनगर और कन्याकुमारी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ संस्थाएं थी उनका नाम मैंने आपको बताया हुआ था, शायद आपको याद होगा, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ठीक है ना, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है। अब प्रश्न पूछा गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, और एक है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, एक क्या है, एक है इंडिपेंडेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडिपेंडेंस फॉर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। तो प्रश्न में है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है ये किया है किसने, रास बिहारी बोस ने किया है। किसने किया है, रास बिहारी बोस ने किया है, ठीक है ना, रास बिहारी बोस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना किया है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी मैंने और भी जो आपके संस्थाएं बताए हैं उनको आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिला में होता है। अच्छा, अभी टीआरई में क्लास 1 to 5 में ये प्रश्न पूछा गया था, 3 प्रश्न पूछे गए थे कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं का उत्पादन, यहाँ पर आप प्रश्न में देख सकते हैं, टीआरई 3.0 2024 का प्रश्न है, गेहूं का उत्पादन। और देखिए इसी साल फिर पूछा गया था 1 से 5 में ही कक्षा कि धान का उत्पादन सर्वाधिक किस जिला में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि चीनी का उत्पादन किस जिला में होता है, इसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो चीनी का उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है, वेस्ट चंपारण में होता है, ठीक है ना, वेस्ट चंपारण में होता है, वेस्ट चंपारण में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गन्ना का उत्पादन, शुगर केन का उत्पादन पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा होता है। अब पूछा गया कि धान का उत्पादन कहाँ पर होता है, धान यानी कि चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स ये रोहतास में होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है गेहूं का उत्पादन किस में होता है। तो गेहूं का उत्पादन भी रोहतास में ही होता है, गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही होता है, ठीक है ना, गेहूं का उत्पादन आपका रोहतास में, क्लियर। तो गेहूं और चावल का उत्पादन रोहतास में, चीनी का उत्पादन यानी कि शुगर केन का, गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में। और प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला जिला, तो फ्रेंड्स यह किशनगंज है, किशनगंज में होता है। और देखिए किशनगंज में ही आपको याद होगा कि किशनगंज में एक ठाकुरगंज जगह है, ठाकुरगंज, ठीक है ना, ठाकुरगंज। तो ठाकुरगंज में ही आपको याद रखना है कि बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना ठाकुरगंज में हुआ है। ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो आपका किशनगंज है उसको बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है। जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, ठीक है ना, पूर्णिया में होता है। तो जूट हो गया,
चावल और आपका धान हो गया, मतलब धान और गेहूं हो गया, चावल धान और गेहूं एक ही चीज़ है ना, चावल धान, ठीक है। तो ये रोहतास हो गया, और चीनी आपका हो गया कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए ये वाला हो गया आपका, गेहूं का उत्पादन रोहतास, धान यानी कि चावल का उत्पादन रोहतास। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन यानी कि गन्ना का उत्पादन, शुगर केन, पश्चिम चंपारण। चलिए अब आ गया प्रश्न ये वाला। पहले ये वाला प्रश्न देखिए कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। कहाँ पर, बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी की अध्यक्षता पूछा गया है कि किसने किया था। और देखिए ये वाला प्रश्न टीआरई में पूछा जा चुका है, हालांकि ये भी बांकीपुर वाला अधिवेशन भी टीआरई में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा गया था कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में दूसरी बार गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था, ठीक है ना, CR दास ने किया था। क्लियर, देशबंधु के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था कि एक अधिवेशन हुआ था आपका 1940 में, 1940 में रामगढ़ में, रामगढ़ हालांकि अब ये झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय ये बिहार में ही था, रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो तीनों हो गया। 1912 में बांकीपुर पटना की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्लियर। अच्छा, एक प्रश्न बीपीएससी पूछा था कि 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसमें किस जनजाति ने भाग लिया था। तो उसमें उराव जनजाति ने भाग लिया था। शायद टीआरई 2 में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो उराव ने भाग लिया था, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स ये RN माधोलकर थे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन, VVI क्वेश्चन है ये, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। देखिए बिहार यूथ लीग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था, जल्दी बताइए आंसर, सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। बिहार यूथ लीग, और एक है पटना युवा संघ, पटना युवा संघ, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। देखिए बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में, ठीक है, और पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था 1927 में, दोनों याद रखिएगा। पटना युवा संघ 1927 और बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ भी आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये किसकी है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये एनी बेसेंट है संबंधित, एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। अच्छा, महात्मा गांधी ने, एक प्रश्न पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है, इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया था। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने डरबन में किया था, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। कब किया था, तो 1904 में किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में अभी मैंने बताया है, इनकी आत्मकथा है ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है ना। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, ये जो एनी बेसेंट है इन्होंने होम रूल का गठन कहाँ पर किया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए तो फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, चलिए बताएंगे। स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, स्वदेश बांधव समिति का गठन बताइए, स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1905 में हुआ था स्वदेश बांधव समिति का गठन, और 1905 में अश्विनी कुमार दत्ता ने बंगाल विभाजन के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। विदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था, और यह बारिसाल जिला जो अब वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता था वहीं पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये अश्विनी कुमार दत्त राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, सूर्यसेन जो है ये आपको याद होगा, चटगांव शस्त्रागार जो षड्यंत्र था आपको याद होगा, ठीक है ना। सूर्यसेन जुड़े हुए थे चटगांव विद्रोह से। 1930 की ये घटना है, 18 अप्रैल 1930 की चटगांव विद्रोह,
जिसको कि चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखिए ना आपको कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इसको लिखा किसने है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए, सबको आंसर कमेंट करना है। मैंने बोला था ना कि सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? चलिए राइट आंसर इसका कमेंट करिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। बताइए पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है ना, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान यानी कि IGDR का उद्घाटन किया गया? IGIDR का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है ना, तो पूछा गया है कि इसका उद्घाटन जो है किया गया था कब? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? ये मुंबई में है। ठीक है ना, IGIDR यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च 1987 में इसका उद्घाटन किया गया था, 1987 में किया गया था। तो इस तरह से अब जो संस्थाएं हैं उनका स्थापना वर्ष भी पूछ रहा है BPSC, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये BPSC का प्रश्न है, जो रेगुलर BPSC होता है सिविल सर्विसेज वाला, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बिहार में बर्खास्त आंदोलन कहीं कहीं 1937-38 मिल जाएगा आपको, 1937-39 भी कहीं इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है। तो देखिए 1937-38 के दौरान या 1937-39 के दौरान बिहार में आयोजित किया गया था बर्खास्त आंदोलन, और यह आंदोलन बिहार में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। और यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बर्खास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था, और इसके कारण बिहार किराएदारी अधिनियम और बर्खास्त भूमि कर पारित हुआ था। जो टैक्स है बर्खास्त भूमि टैक्स पारित हुआ था। बर्खास्त आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। किसान सभा ने बर्खास्त आंदोलन में किसानों को सक्रिय रूप से संगठित और प्रेरित किया था, और 1929 में दरभंगा के वैनी में आयोजित, दरभंगा का वैनी एक जगह है, वहीं पर आयोजित वैनी में आयोजित जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के वार्षिक सम्मेलन में जमींदारों का विरोध करने और बर्खास्त भूमि में किराएदारों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया गया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है ना, जो कि 1937-38 या 1937-39 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि 1929 में उन्होंने है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया हुआ था। 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि चांगपा लोगों के रहने वाले जो टेंट हैं, तंबू हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? चांगपा लोगों के, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा कि चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट सब लोग कमेंट करिए कि चांगपा जो लोग हैं उनके रहने वाले टेंट और जो तंबू हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, ये चांगपा जो लोग हैं ये रहते कहाँ पर हैं? पहले तो ये बताइए कि चांगपा लोग रहते कहाँ पर हैं? चांगपा लोग लद्दाख में रहते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख में रहते हैं। ठीक है ना, लद्दाख में। और इनका जो टेंट होता है रहने वाला या तंबू होता है उनको रेबो के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? तो उनको रेबो के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये वाला प्रश्न जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कि इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और एक 1922-23 में, एक 1922-23 में जो है याद रखिएगा, 1922 और 23 ये 23 है। 1922-23 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है ये शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन। और 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कि चांगपा लोगों के जो टेंट हैं उनको रेबो बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में
अभी हाल ही का ये घटना है, किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? बताइए किसको दिया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग 2023 जो अवार्ड है वो दिया गया है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, आपको याद है ना, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। तो ये फ्रेंड्स हैं आपके डॉक्टर स्वाति नायक, ठीक है ना, डॉक्टर स्वाति नायक हैं, ये आप याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट करके बताइए। ये वाला मैंने अभी आपको बताया था ना कि डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव के द्वारा जो किया जाने वाला शारीरिक समायोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पारिस्थितिक अनुकूलन बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक अनुकूलन, ठीक है। चलिए अब आ गया अगला प्रश्न कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत है, ये किससे संबंधित? एक ओपेरिन का सिद्धांत है और एक डार्विनवाद और लैमार्कवाद है। ये भी पूछा जाता है कि डार्विनवाद और लैमार्कवाद का संबंध किससे है? तो देखिए डार्विनवाद और लैमार्कवाद का, डार्विनवाद और लैमार्कवाद का जो संबंध है वो आपका है जैविक विकास से, जैव विकास से, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि ओपेरिन का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो ओपेरिन का सिद्धांत जो है यह संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है आपका रासायनिक विकास से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये आपका रासायनिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना, रासायनिक विकास से संबंधित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया हुआ था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया हुआ था? अच्छा आपको याद होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना किसने किया हुआ था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, तो इसकी स्थापना किया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1924 में, ठीक है ना, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था और इन्होंने जो है जो हरिजन लोग हैं उनके कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। और वर्ष 1927 में इन्होंने जो है बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन 1927 में भीमराव अंबेडकर जी ने किया हुआ था। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1920 में, ज़रा ध्यान से पढ़िए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो समाचार पत्र था इसका नाम था वंदे मातरम, ठीक है ना। लाहौर से 1920 में इन्होंने जो है इसका संपादन प्रारंभ किया था, ठीक है। और यह एक उर्दू दैनिक पत्र था, क्लियर। और देखिए हुआ क्या कि यह अधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था और किसी विषय पर विवाद के कारण जो है 1927 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और पुलिस के द्वारा इस समाचार पत्र को जो है इसकी जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया था। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने दी पीपुल नामक, दी पीपुल देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, दी पीपुल जोड़ लीजिए, दी पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ये वंदे मातरम है और दी पीपुल बाद में इन्होंने 1900 आपका बाद में लाहौर से संपादन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हुआ था किसके प्रयत्न से? तो जो आपका DK कर्वे हैं, DK कर्वे के प्रयत्न से हुआ था, ठीक है। बम्बई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था यह, ठीक है। और
आपका जो डीके कर्वे हैं, ये क्या है, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने ही बम्बई में जो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय है 1916 में स्थापित किया था और भारत का यह पहला महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था, बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना। देखिए ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, कोलकाता में है। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोलकाता में है, कोलकाता में है। ठीक है, और 1851 में इसकी स्थापना किया गया था, 1851 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो वन रिपोर्ट है 2021 वाला, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रतिशत वाला जो वन है ये कहाँ पर था, तो सबसे ज़्यादा 1% जो है ये मिज़ोरम में है। कहाँ पर है, मिज़ोरम में है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है और मात्र 2% है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी में कौन सा तरल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लाल रक्त कणिका जो है उसमें कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वाहक का जो कार्य करता है आरबीसी में, यह आपका क्या है, तो फ्रेंड्स यह हीमोग्लोबिन है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या है, तो ग्लोबुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ग्लोबुलिन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत का पहला मानचित्रण, ठीक है ना, कार्टोग्राफी संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया गया था। पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। भारत का पहला मानचित्रण संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, देहरादून हवाई अड्डा है, ठीक है ना, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए तो ये पहला आपका मानचित्रण संग्रहालय मसूरी में बनाया गया है। ठीक है ना, मसूरी याद रखिएगा, मसूरी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने लिखा है, जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद होगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे सब कुछ। 1857 की क्रांति के बारे में यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीर सावरकर ने कहा हुआ था, ये आपको याद भी होगा। और यहाँ प्रश्न में जो पूछा गया है कि न तो प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह स्टेटमेंट किसका है। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह आरसी मजूमदार की है। आरसी मजूमदार की पुस्तक ब्रिटिश पारामाउंटिसी एंड इंडियन रेजिडेंस पार्ट 1 में ये स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आरसी मजूमदार राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टीआर होम्स दिया गया है। टीआर होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। किसने कहा था कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं, लेवल नहीं। ठीक है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उड़ाते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है, जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो कथन है ये किसका है, तो फ्रेंड्स ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया था, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव जो है ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके लिए है। एक प्रश्न हर सेशन में मैं आपके लिए रखता हूँ, ये अच्छा प्रश्न है और आपको पता भी होगा क्योंकि आप बड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बताइए, बिहार सरकार के द्वारा जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? ये कब तक रखा गया है? इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? बताइए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, राइट आंसर इसका 1960 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये पूरा सेशन हमारा आज कंप्लीट होता है। प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर कर दीजिए।